अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। मोदी सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है और मेरे साथ करनाल से सांसद संजय भाटिया जी हैं। इनसे बातचीत करते हैं। सर, इस 1 साल को कैसे देखते हैं, क्या उपलब्धियां हैं? मैं समझता हूं कि ये 1 साल केवल मेरे लिए नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं या NDA सरकार के लिए नहीं, ये पूरे देश के इतिहास के अंदर सदियों से जो इतिहास चला आ रहा था उसके इतिहास में एक स्वर्णिम काल है, गोल्डन पीरियड है। ऐसे 1 वर्ष के अंदर ऐसे फैसले जो वर्षों से लंबित पड़े थे, जो हिंदुस्तान के जनमानस की छवि को प्रभावित कर रहे थे, छाए हुए थे उनके मनों पर, चाहे वो धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे वो राम मंदिर निर्माण का मुद्दा हो, चाहे वो वर्षों से जो शरणार्थी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान के अंदर एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, उनका मुद्दा हो, या संवेदना और मानवता के पहलू के आधार पर अगर देखा जाए तो जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं जिस कुप्रथा का वो शिकार हो रही थी, ऐसे मुद्दों पर बड़े सटीक और जोरदार जो फैसले लिए गए 1 साल के अंदर। और साल के अंत में जो 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले कोरोना संक्रमण काल से हम निकले, कोरोना जैसी महामारी से हमने टक्कर ली, जहां विश्व के बड़े बड़े अपने आप को विकसित देश कहने वाले जो मेडिकल फैसिलिटीज़ एडवांस थी, वहां के भी इतनी दृढ़ शक्ति से नेतृत्व ने टक्कर नहीं ली जितनी टक्कर ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ली। ये बात मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहता, ये बात मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो सर्वोच्च स्वास्थ्य संगठन है पूरी दुनिया का, उसने ये बात की कि जितनी शिद्दत और जुनून के साथ हिंदुस्तान के नेतृत्व ने कोरोना से लड़ाई लड़ी है, शायद ही कोई दूसरा कंट्री होगा। लेकिन विपक्ष इस बात पर भी राजनीति कर रहा है कोविड-19 को लेकर, उसके में कहेंगे? विपक्ष ने कब राजनीति नहीं की? जिसको कुछ नहीं करना वो राजनीति ही करेगा। जबकि संकट के समय में मैं समझता हूँ हर एक का नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सब कोरोना वॉरियर्स की जय बोले, चाहे वो आप जैसे मीडिया कर्मी हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे पुलिस कर्मी हो, सामाजिक संगठन हो, धार्मिक संगठन हो, जिन्होंने जरूरतमंदों को भोजन और स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता उपलब्ध कराई, ऐसे कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करना चाहिए, अपने नेतृत्व को सपोर्ट करना चाहिए। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को उसको फॉलो किया, जो गाइडलाइंस माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या MHA के द्वारा जो गाइडलाइंस आई वो फॉलो कर रहे हैं। लेकिन चंद कुछ नेता निजी स्वार्थों के कारण जिन्होंने CAA पर लोगों में भ्रम फैलाया, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण पर भ्रम फैलाया, जिन्होंने 3 तलाक पर भ्रम फैलाया, जिन्होंने धारा 370 के बारे में ये कहा कि हमारी लाश पर से धारा 370 हटेगी, जिनका काम हमेशा भ्रम फैलाने का था, वो कोरोना वाले मामले में क्यों चूकेंगे? लेकिन कभी ना कभी कोरोना वो समय था कि जब हमारे लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान आफत में आई हुई थी। ऐसे समय में भी आदमी राजनीति करे, जो लोग एयर स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं, जो विरोधी हमारे देश हैं, जो हमारी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं हिंदुस्तान की, वैसी बोली जो विपक्ष बोलता है कोरोना के समय में भी, वो इस राजनीति से बाज नहीं आए। मैं चाहता हूं कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे। राम मंदिर और 370 की बात कर रहे हैं, विपक्ष के पास भी ये मुद्दा कई सालों चल रहा, राम मंदिर का मामला नहीं सुलझा पाए, तो मोदी सरकार का क्या मानते हैं, कैसे ये एकदम धारा 370 भी लागू होगी और राम मंदिर भी? मैं समझता हूं कि उनकी नीयत खराब थी, जो इतने वर्षों तक इस मामले को नहीं सुलझा पाए। उनकी नीयत खोटी थी। वो वोट बैंक की राजनीति करते थे, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे, वो हिंदू मुसलमान को बांट कर वो हमेशा ये सिद्ध करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और ये जनसंघ के लोग जो हैं ये आपके विरोधी हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कश्मीर
हिंदुस्तान का अभिन्न अंग बने, इसके लिए अपना जीवन दे दिया। आज़ादी से पहले हमारे सैकड़ों शहीदों ने शहादत दी। जब कांग्रेस के लोगों ने उनकी कदर नहीं की तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने आज़ादी के बाद शहादत दी, उनकी कदर से हम उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का प्रत्येक आम जनमानस जो पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ इन सारे चालाकियों से दूर है, आज वो मोदी को केवल नेता ही नहीं मानता, अपना इष्ट मानता है, अपना स्नेह उसके साथ रखता है। कोई उसको भाई के रूप में देखता है, कोई बेटे के रूप में देखता है, कोई एक संरक्षक के रूप में, पिता के रूप में देखता है। ऐसा हमारा देवतुल्य नेतृत्व, मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उन्होंने इस देश को एक अग्रसर किया पूरी दुनिया के अंदर, किसी भी विषय के मामले में हो, आत्मनिर्भरता के मामले में हो। आज आत्मनिर्भर भारत के मामले में 20 लाख करोड़ का पैकेज, वो कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि टोटल जीडीपी का 10% भी आप किसी महामारी से लड़ने के लिए दे सकते हो। स्वदेशी का आग्रह जो कभी महात्मा गांधी जी करते थे, आज स्वदेशी का आग्रह सबसे ज़्यादा, आग्रह से भी ज़्यादा मैं प्रयोग करूं तो दुरा आग्रह। आग्रह तो होता है एक रिक्वेस्ट करी, एक जिद बांध लेना, एक जुनून बांध लेना, एक ठान लेना कि मेरा देश आत्मनिर्भर तब होगा जब स्वदेशी को अपनाएगा। आज एक करनाल सांसद आप हैं, एक साल आप अपने कार्यकाल को क्या मानते हैं, क्या आपकी क्या बड़ी उपलब्धि रही है? मैं समझता हूँ कि जो ये मेरा 1 वर्ष रहा, शायद लोगों को संतुष्टि होगी। मैंने अनेक विकास के कार्यों में अपनी भूमिका निभाई, मैंने अनेक मुद्दों के मामले में अपनी भूमिका निभाई। अनेक ऐसे गलत फैसले जो पूर्व की सरकारों ने किए हुए थे, उन फैसलों को पार्लियामेंट के अंदर उजागर करके मैंने एक अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाने का प्रयास किया और निरंतर प्रोग्रेसिव रूप से, चाहे वो ग्रीन हमारी लोकसभा बने, चाहे वो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अनेक बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता भी नहीं पाया। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, करोड़ों रुपए की सड़कें मैंने करनाल और पानीपत के लिए अप्रूव कराई हैं। लेकिन मैं इन चीज़ों से मैं खुद भी संतुष्ट अभी तक नहीं हूँ। मैं, लोग भले ही संतुष्ट होंगे कि रोज़ मिलना, सुबह से लेकर रात तक लोगों को मिलना, क्योंकि पहले बाय चांस कई वर्ष तक पानीपत से या करनाल से जुड़े हुए, इस लोकसभा क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। किसी का बेस दिल्ली था या किसी का वो था, लेकिन उनको लगता है कि पहली बार हमारे बीच से कोई सांसद बना है जो सुबह 7 बजे भी जिसको हम उठा सकते हैं, रात को 12 बजे भी उठा सकते हैं। वो संतुष्ट भले ही मेरे लोकसभा क्षेत्र के हो सकते हैं, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अभी ऐसा बहुत कुछ करना बाकी है। हालांकि हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार सब चीज़ को डिजिटलाइज करके ऑनलाइन सब लोगों को उसमें व्यवस्था को इम्प्रूव करने का कर रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था करप्शन की, भ्रष्टाचार की, पिछले आज़ादी के 70-75 वर्षों में कांग्रेस ने जिस कगार पे इस देश को पहुंचा दिया था, उसको करने के लिए मैं समझता हूँ कि अभी हमें समय की ज़रूरत है। 5-7 साल 10 साल हमें कड़ी मेहनत की ज़रूरत है, और केवल पॉलिटिकल विल के साथ नहीं, केवल सरकारी तंत्र उसके अंदर जूझेगा उससे नहीं, हमें जनमानस के अंदर भी अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी। भ्रष्ट अधिकारी तभी हम सबसे पैसे ले पाता है जब मेरे मन में भी कुछ फेवर लेने की इच्छा होती है। जिस दिन मेरे मन से फेवर लेने की इच्छा निकल जाएगी तो शायद कोई भ्रष्ट अधिकारी मेरे से पैसे मांगने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं अगर गाइडलाइंस को, नॉर्म्स को, कानून को जो हम सबके भले के लिए बने हुए हैं उसको फॉलो करूंगा तो मैं समझता हूँ कोई मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो मेरी सबसे पब्लिक पार्टिसिपेशन, मैंने कल भी कहा, मेरी वीसी थी और मैं अधिकारी, अपने डीसी साहब आए हुए थे यहाँ पर गौशाला के अंदर, वो नए थे डीसी साहब। मैंने उनको कहा मैं आपको पानीपत के बारे में बता देता हूँ कि पानीपत में वो चीज़ हमेशा सफल होती है जो पब्लिक पार्टिसिपेशन के द्वारा हो। मैंने उनको उदाहरण दिया कि मैं नगर परिषद का चेयरमैन था, हमारे डीसी MR आनंद थे, उनकी पहल पर पूरे नगर के जो पार्क थे उनके सौंदर्यीकरण का काम चला, उनके ग्रीनरी का काम चला, लेकिन उसके अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन थी। हर घर का 100 रुपये जुड़ा हुआ था। उस पब्लिक पार्टिसिपेशन के कारण आज तक वो पार्क पूरी तरह से डेवलप है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। 100% सरकारी काम के अंदर अगर आप 1% योगदान गिलहरी वाला पब्लिक का डाल देंगे तो करप्शन की बीमारी से भी हम निजात पा जाएंगे और लोग को लगेगा कि ये मेरा स्वयं का पार्क है, इसलिए आज भी वो हरा भरा है। आप काफ़ी लंबे समय से बीजेपी में राजनीति कर रहे हैं। पीछे क्वेश्चन भी उठाया आपने फ्लाईओवर को, जो मामला था, टोल टैक्स को लेकर मामला था। पब्लिक ये जानना चाहती है, एज ए करनाल से सांसद, आपके यहाँ 3 टोल टैक्स हैं, उसके बारे में आगे क्या प्रोग्रेस है? हालांकि आपने आवाज़ उठाई थी। कुलवंत जी, आपने कहा कि बहुत समय से बीजेपी में हूँ। मैं समझता हूँ
कि मेरा तो शायद जन्म ही संगठन के अंदर हुआ। मेरी 15 साल की आयु थी जो मैंने पहली बार हमारे स्वर्गीय फतेहचंद जी विज जब 1982 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मुझे याद है मैंने अपने हाथ से पर्चियाँ लिखी थी और अपने हाथ से मैंने पर्चियाँ वो बांटी थी। उस समय वो रिवाज हाथ की पर्ची लिखने का था। उस 15 साल की आयु से आज मैं 53 वर्ष का होने वाला हूँ। ये मैंने जो अपने जीवन के 38 वर्ष हैं मैंने संगठन के अंदर ही जिया, चाहे वो विद्यार्थी परिषद था, चाहे वो युवा मोर्चा था, या आज मैं बीजेपी के अंदर हूँ। मैंने किसी न किसी जिम्मेवारी पे रहा और जिम्मेवारी की मेरे को कभी ये भी चिंता नहीं रही, तो मैंने हमेशा किसी भी जिम्मेवारी पर होते हुए कार्यकर्ता के रूप में काम किया। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे ब्लड में है, और आज मेरे ब्लड में नहीं है, आज हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों के मन में, उनके ब्लड में, उनके खून में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी है। और उसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा संगठन को, टीम वर्क को तो देना चाहूँगा, अपनी मूल विचारधारा को भी देना चाहूँगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का है, जिसने घर घर तक लोगों के मन में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ऐसा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता इतना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते इतने ऑनेस्ट हो सकते हैं, जो कांग्रेस के समय में ये परंपरा खत्म हो गई थी कि सबके सेल्फ इंटरेस्ट थे, सेल्फलेस होकर भी कोई राजनीति में काम कर सकता है। ये श्रेय मैं उनको देता हूँ कि जिन्होंने घर घर तक भारतीय जनता पार्टी को पहुँचा दिया। दूसरा, टोल को लेकर आपने जो विषय उठाया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि कई बार हम विषयों को उठाते हैं, बड़ी प्रमुखता के साथ उठाते हैं, लेकिन जब ऑन रिकॉर्ड फाइल के अंदर वो बात आती है तो कई हमारे सामने, आज पानीपत टोल का मुद्दा मैंने उठाया, पानीपत टोल का मुद्दा मैंने उठाया, उसके अंदर आप ये देखिए कि वो जो फाइल मेरे सामने रखी गई, मैं माननीय नितिन गडकरी जी के ऑफिस में बैठा, जो हमारे उस समय के जो कंट्रैक्टर L&T वाले थे, उनके साथ जो एग्रीमेंट उस समय की यूपीए सरकार थी उन्होंने किया हुआ था, उसमें उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि पानीपत के लोगों को भी टोल देना पड़ेगा। इस तरह का फैसला करके चले गए। आज L&T के हम धींगा मस्ती से ये सरकार उसको हटा देती है, तुरंत L&T कोर्ट में जाएगी और कोर्ट डायरेक्शन देगी कि आप इस एग्रीमेंट को चेंज नहीं कर सकते। कल को आपकी सरकार नहीं होगी तो अगली सरकार आके आपके फैसलों को चेंज कर देगी। तो ये परंपरा किसी देश को चलाने के लिए ठीक नहीं है। इस तरह के सैकड़ों फैसले पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हुए हैं। तो आज हमें वो फैसला पलटने में बड़ी मुश्किल आ रही है। वो फैसला पलटने के लिए हो सकता है रिवेन्यू लॉस जो L&T कंपनी का होगा वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर वो चुकता करना पड़ेगा तो ही वो निर्णय पलटा जाएगा। और जब पैसे का मामला इकोनॉमिकली आ जाता है बीच में तो कई फैसले डिले होते हैं। फिर भी मैंने आवाज़ को बुलंद किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ को माना जाएगा। बाकी जो भी निर्णय आएगा जनता के साथ है। आपने 15 साल की उम्र में बीजेपी में जो पर्चियाँ करी, शायद उसी का इनाम था, आपको ईमानदारी का इनाम मिला है MP की टिकट के रूप में। नहीं, मैं उसको नहीं कहता कि मेरे जैसे सैकड़ों ईमानदार बहुत हैं, हो सकता है मेरे से ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले लोग भी बहुत हैं। और हमारा संगठन तो ऐसे लोगों की नींव के ऊपर खड़ा है कि जिन्होंने अपना जीवन ही देश के लिए दे दिया, जिन्होंने विवाह भी नहीं किया। मैंने तो फिर भी विवाह भी किया, मेरे 2 बेटे भी हैं, मैं घर का कारोबार भी है, खेती भी है, बड़ा परिवार है। मेरे से ज़्यादा भी सेक्रीफाइस करने वाले लोग सैकड़ों हजारों, उनका मैं राजनीतिक क्षेत्र में, मेरा नाम तो है संजय भाटिया, लोग जानते हैं। ऐसे अनेक जिनका नाम भी कोई नहीं जानता और हमारे से भी ज़्यादा उनका जीवन समर्पण है और उन्होंने काम करते हैं संगठन में निरंतर। मैं 24 में से मान लो 10 घंटे काम करता हूँगा, वो 24 के 24 घंटे संगठन का काम करने वाले लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब आप लोगों की दुआएं थी, ये आप सब लोगों का सहयोग था, आशीर्वाद था। कि संजय भाटिया अपने आप में संजय भाटिया नहीं है, उसके लिए पता नहीं कितने कुलवंत जैसे मेरे साथियों ने अपना सेक्रीफाइस किया होगा संजय भाटिया को बनाने में। संजय भाटिया के संघर्ष के समय में किस मुस्तैदी के साथ मेरी बात को बड़ी मेहनत के साथ उठाया होगा। ऐसे मेरे कुलवंत साथी बहुत हैं जिनका इस अचीवमेंट के अंदर मैं समझता हूँ उसके अगर कोई योगदान है तो उन साथियों का है। आज के टाइम में राजनेता या राजनीति बदल गई। जैसे सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले से लोग तो कहते थे चोर जा रहा है, ये बदल जा मानते आप? आज बदली है, कुछ आज बदली है। अभी भी मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ बदलने की ज़रूरत है। आज से पहले आप ये देखिए कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को लोग घृणा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि जितने भी राजनेता हुए अपने और अपने परिवार को बढ़ाया, अपना भ्रष्टाचार किया, अपनी संपत्ति करोड़ों अरबों रुपए की बनाई, तो लोगों को एक नफरत सी बन गई कि कल तक ये भिखमंगा स्कूटर पे चलता था और वो धक्के खाता था, और आज देखो हमने इसको ताकत दी, उस ताकत का उपयोग इसने अपने लिए कर लिया और अपना घर भर लिया।
तो ये लोग नफरत की निगाह से देखने लग गए थे। लेकिन जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी जैसे ऑनेस्ट लोग राजनीति के अंदर आए हैं और जिन्होंने पावर होते हुए भी सिद्ध किया, राजनीति में रहते हुए एक संत की तरह व्यवहार किया, तो मैं समझता हूँ कि लोगों का कुछ विश्वास अब थोड़ा सा मजबूत हुआ है कि ऐसे लोग भी हैं राजनीति में जो अपने घर परिवार से ऊपर उठकर, अपने पराये से ऊपर उठकर सच्चाई के ऊपर अड़ते हैं, बिना किसी लाभ हानि के, नुकसान के, सोच के। अभी आपने कहा कि मैं अपने काम से खुद संतुष्ट नहीं हूँ, 4 साल अभी और हैं आपके पास, क्या पानीपत या करनाल लोकसभा के लिए क्या प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि मेरा पानीपत पोल्यूशन फ्री हो, मैं समझता हूँ मेरा करनाल बिल्कुल ग्रीन हो, मैं समझता हूँ कि यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो, यहाँ पर हेल्थ सर्विसेज। और कल्पना चावला इतना बड़ा एक एग्जाम्पल बना, इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया, और यहाँ पर पानीपत का सिविल हॉस्पिटल देखिए आप, मैं समझता हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन अगर यहाँ पर फुटफॉल, पेशेंट्स कम आते हैं, और पेशेंट्स आते भी हैं, आगे डॉक्टर नहीं होता, और अगर डॉक्टर भी है तो मेडिसिन नहीं होती, अगर मेडिसिन भी है तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पाता। अगर इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम फलाह को दूर करेंगे, प्रयास सरकार ने बहुत किया है, अच्छे से अच्छा किया है, बीपीएल सिस्टम अच्छा हो जाए, पीडीएस हो, अंगूठा लगाकर राशन मिले, चोरी चकारी को बंद करने की कोशिश की, स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट नकली होती थी, टीचर स्कूल में बच्चा कोई नहीं है लेकिन उसकी हाजिरी लगती है 50 बच्चों की, उसके ऊपर एक टीचर अपॉइंट किया हुआ है, तो टीचर की तनख्वाह भी गई, बच्चों को जो सरकारी सुविधाएं मिलती थी सरकारी स्कूलों वो भी चली जाती थी। पेंशन के अंदर हमने ऑनलाइन किया, बैंकों के माध्यम से वो पेमेंट करनी शुरू की, तो नहीं तो रोज़ सरपंच और पंच और ये अपना कभी होता था कि पार्षद, ये सब पैसे के घालमेल में लगे रहते थे। किसी को कोई सरकारी वो करवाना पड़ता था काम, तो उसके लिए उसको धक्को लाइन में लगना पड़ता था। ऑनलाइन व्यवस्था सारी खड़ी कर दी। अनेकों ऐसे फैसले हैं जो इस सरकार ने कोशिश करके नियत से प्रयास तो करना शुरू किया। अड़चनें बहुत हैं क्योंकि इस सरकार के बनने से पहले के कर्मचारी सारे के सारे कोई भारतीय जनता पार्टी की निष्पक्ष और ईमानदारी से मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हुए नहीं थे। उस समय की सरकारों में जो चलन था, उस समय के सरकारों के अंदर जो पॉलिटिशियन थे, जिस तरह पैसा लेकर या व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर मेरिट को दरकिनार करते हुए लोगों से नौकरियां दी जाती थी, नौकरियां बेची जाती थी, उस आधार पर जो नौकरी बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर जिसने नौकरी प्राप्त की, अगर 1 किला बेचा तो 10 किले बनाएगा, तो उनसे उन्होंने सिस्टम के अंदर उन लोगों ने बड़ा हर्डर डाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100/100 सारे कर्मचारी, लेकिन मैं समझता हूँ कुछ एक लोगों की आदत बन चुकी है कि बिना पैसे लिए काम करने में उनको दिक्कत होती है। और अब ये आदत धीरे धीरे, किसी की कोई आदत बन जाए, मान लो मैं दिन में 10 कप चाय पीता हूँ तो मुझे चाय छोड़ने में 2-4 दिन तो सिर दर्द होगा। तो ये जो समय चल रहा है, वो संक्रमण जो चल रहा है वो सर दर्द का चल रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें जो है सिस्टम से उस व्यवस्था के ऊपर आ रही हैं। जिनको बहुत ज़्यादा स्वभाव करप्शन का था उनको तकलीफ होती है, वो शोर मचाते हैं, लेकिन धीरे धीरे दृढ़ शक्ति है माननीय मनोहर लाल जी की और माननीय नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ शक्ति है, हमें लगता है कि हम सफल होंगे। पीटीआई टीचर भी उसी श्रेणी में आते हैं जो भी हटाए गए हैं, उसमें भी आरोप ये लगता है कि सरकार अच्छी तरह पक्ष रखती है। अभी आपके पास आए थे 3-4 दिन पहले, तो मजबूत उनका पक्ष रखने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल ये था कि पीटीआई टीचर भी उसी श्रेणी में आते हैं, मेरिट लिस्ट में नहीं थे या कुछ ऐसा? देखिए, पीटीआई टीचर्स का पक्ष मैंने रखा, पीटीआई टीचर्स का आज भी रखा। आज हाई कोर्ट में उनकी तारीख है और आज माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी मैंने उनका फिक्स करवाया है। मैं समझता हूं कि जो पीटीआई टीचर्स की भर्ती थी, उस भर्ती प्रक्रिया को उस समय की सरकार ने अपने हिसाब से अदल बदल किया। अगर टेस्ट की थी तो उन्होंने उसको इंटरव्यू कर दिया, इंटरव्यू था तो उस वक्त की सरकार की गलती निकली है कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर मानवीय पहलू देखें, इंसानियत का पहलू देखें, पीटीआई टीचर से सारी बातचीत करें तो कहीं पीटीआई टीचर्स की गलती नहीं दिखती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसके ऊपर टिप्पणी करना, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो मेरिट के आधार पे किया होगा। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है वो किसी भी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ऊपर है, वो हमारी मन भावनाओं से भी ऊपर है। उन्होंने जो कुछ निर्णय किया मेरिट के आधार पर वो लागू होगा ही, हर एक को मानना पड़ेगा, चाहे वो पीटीआई टीचर हो, चाहे वो संजय भाटिया हो, तो चाहे कोई प्रदेश सरकार हो, चाहे कोई केंद्र सरकार हो। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की ही प्रोविजन के तहत
रिव्यू पिटीशन डालने का पीटीआई टीचर का अधिकार है। उन्होंने 22 तारीख को वो रिव्यू पिटीशन डाली है। रिव्यू पिटीशन का जो भी निर्णय आएगा या उनको जो रिलीव किया गया उसके अगेंस्ट उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है, जिसके ऊपर आज सुनवाई हो चुकी होगी। जो भी निर्णय हाई कोर्ट का आएगा सरकार उसको फॉलो करेगी। हाईवे का काम सर बड़े टाइम से बंद पड़ा है, उसके लिए भी आप मिले थे बड़े नेताओं के साथ, वो काम कहाँ तक है? देखिए, मैं मिला नहीं था, मैं मिला भी, मीटिंग भी की और मैंने पार्लियामेंट के अंदर भी ये मुद्दा उठाया। और जो ये हाईवे का काम था, जिस कंपनी के पास था वो अपने यहाँ पर सांसद भी रहे हैं राज्यसभा, उन्हीं के परिवार के किसी सदस्य के नाम वो कंपनी है। मैंने इस विषय में उनसे भी रिक्वेस्ट की थी, बात की थी, तो उन्होंने खुद भी कहा कि हमारा कुछ कारणों से हम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। अब हमारा सरकार के साथ मेल हो गया है, मैंने खुद ही कंसेंट दी है इस काम को ट्रांसफ़र करने के लिए। मेरे को सेंट्रल हॉल में मिले थे और मेरे बड़े भाई हैं सुभाष जी, अच्छे इंसान हैं, उन्होंने मुझे ये जानकारी भी दी और मैंने वो प्रयास सफल हुआ। आज वो कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो चुका है। ये बीच में 2-3 महीने लॉकडाउन का समय था, इसलिए कंस्ट्रक्शन का काम नहीं शुरू हो सका। मैं समझता हूँ लॉकडाउन के तुरंत बाद ये निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। एक बड़ी समस्या बड़े लंबे चौड़े टाइम से पानीपत के लिए फ्लाईओवर के नीचे कट खोलने की बात चल रही थी, अधिकारियों के साथ मीटिंग भी होती है, फिर वो ठंडे बस्ते में चली जाती हैं। इसके ऊपर कुछ संज्ञान लिया जा रहा है? मैं ऐसी 2 मीटिंगों में रहा हूँ। हमारे विधायक जी रहे हैं, उस समय के डीसी रहे हैं, नेशनल हाईवे की अथॉरिटीज़ रही हैं, LNT वाले रहे हैं। बार बार यही बात आती है कि कट खोलने की। मैं इस पक्ष में हूँ कि सफिशेंट कट खोले जाने चाहिए। आपने देखा पहले कम कट खुले थे तो जाम की स्थिति ज़्यादा रहती थी। अब कट थोड़े से बढ़ाए गए तो थोड़ा जाम उससे कम हुआ, लेकिन जाम फिर भी रहता है। लोगों को बड़ी बड़ी देर दिक्कत आती है और गर्मी का मौसम आने वाला है। घंटों छोटा बच्चा, कोई महिला, कोई बुजुर्ग स्कूटर के ऊपर कड़कती धूप में अगर जाम में फंसा रहेगा तो स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि ये कट अगर जहाँ भी और ज़रूरत है तो खुलकर खोलने चाहिए। अभी लॉकडाउन के कारण मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर विचार करके दोबारा ड्राइंग देख के जितना भी इसको अच्छे से ट्रैफिक निकल जाए। अभी हम अल्टरनेटिव हम बना रहे हैं, जैसे हमारा पुराना ये नाला ड्रेन नंबर 1 जा रही थी, उसके दोनों तरफ जो है वो थोड़ा सा अनकम्प्लीट पड़ा है। वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, थोड़ा ट्रैफिक का प्रेशर कम पड़ेगा। इधर काबड़ी की तरफ से एक नया बाईपास निकल रहा है, जाके गोहाना रोड तक जाएगा। मैं समझता हूँ वो कनेक्टिविटी होने के बाद थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा। इधर से GT रोड से जो हरिद्वार को रोड जाती है वहाँ पे भी काम शुरू हो रहा है। तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ ये काम वैसे 15-20 वर्ष 30 वर्ष पूर्व हो जाने चाहिए थे। आज पीक पे ट्रैफिक है, पीक पे पॉपुलेशन बढ़ रही है, आज वो काम हमें करने पड़ रहे हैं। अगर उस समय की सरकारों ने अगर ये काम कर दिए होते, हरियाणा में या केंद्र में इस तरह के कई काम हैं, तो शायद आज इतने प्रेशर में हम लोग नहीं होते जितने प्रेशर में हैं भाई साहब। शुद्ध और स्वच्छ पानी देने के लिए ये योजना कई सालों से तैयार हो रही है, सिरे नहीं चढ़ पा रही, तो इसके लिए क्या? ये शुद्ध और स्वच्छ पानी देने की हमारे यहाँ से 24 घंटे एक जो दिल्ली को पानी जाता है वो एक नहर चलती है 24 आवर्स। पहले एक कैनाल बेस्ड प्रोजेक्ट जो आ रहा था कि पीने के पानी का, उसके अंदर ज़मीन की जो लैंड एक्वायर करनी थी उसमें अड़चन आ गई, या वाइबल नहीं लगा, या कॉस्ट ज़्यादा थी क्योंकि वो नहर जो है सिटी के अंदर उसका बनाने में उनको थोड़ी दिक्कत आई, और या थोड़ा सा उसके अंदर ये भी विषय था कि जो पानी जाता है वो दिल्ली को पीने का पानी कम ना पड़े। अगर बीच में ऐसे नहर के ऊपर इस तरह की योजनाएं एनकरेज हो गई तो दिल्ली की जो जहाँ पर जिसका अपना पानी का सोर्स नहीं है, जो हमारा पानी के बंटवारे के फैसले थे उस पर असर आएगा। इसलिए कैनाल बेस्ड पानी की बजाय अब जो योजना बन रही है रेनी वेल, जो यमुना के ऊपर जिस तरह से बारिश के समय में पानी एक्स्ट्रा हो जाता है उसको स्टोर करके पूरे वर्ष का पानी जो है वो सप्लाई किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसमें भी कुछ डिले हुआ, कुछ यहाँ से प्रपोजल बन के जाने में या वहाँ से पास होके आने में, या प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती गई। कई बार ऐसे सरकारी कामों में बड़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। फिर भी मेरे मन में एक है कि मैं इसके साथ इस लक्ष्य को ले कर चलूँ कि जल्द ही पानी, पीने का पानी स्वच्छ हो, क्योंकि ग्राउंड वाटर हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन होने की वजह से काफ़ी संख्या में यहाँ फैक्ट्रियाँ, डाई हाउसेज रही या डिस्टिलरी रही और रिफाइनरी है हमारे यहाँ, पोल्यूशन के कई केंद्र रहे। उस पोल्यूशन के कारण मैं समझता हूँ कि यहाँ की आबादी सफ़र कर रही है, पीने का पानी साफ़ मिले, ये एक बहुत बड़ा काम है। इस काम के ऊपर मैं काम जरूर करूँगा।
आखिरी सवाल सर, लॉकडाउन के दौरान मिडिल क्लास फैमिली के लोग काफ़ी नाराज़ दिखे क्योंकि काम धंधे छूट गए थे उनके, स्कूलों की फ़ीस, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ट्यूशन फीस देनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी कुछ स्कूलों की मनमानी रही है, उसमें उनको दिक्कत काफ़ी आ रही है, बिजली के बिलों में उनको दिक्कत आ रही है। मिडिल क्लास फैमिली के बारे में कुछ है जी? एक महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक है, स्वम प्रियम तू प्रजिताज्य यद यलोकति भवेत। मतलब राजा को कई बार अपने प्रिय लगने वाले जो फैसले हैं उनको छोड़कर, मुझे जो फैसला प्रिय लगे, प्रजा को प्रिय लगे, छोड़कर कई बार कड़वे फैसले, अपने को अच्छे ना लगने वाले फैसले भी करने पड़ते हैं, लेकिन अंत में वो भला समाज का और जनता का होता है। कई फैसले ऐसे हैं, लॉकडाउन के दौरान लोगों को असुविधा हुई और लोगों को उस असुविधा के अंदर मैं समझता हूँ कि उसका भला था। जैसे बुखार की दवाई, मलेरिया की दवाई कड़वी होती है, कुनीन कड़वी होती है, लेकिन अल्टीमेटली वो शरीर को फ़ायदा देती है। लॉकडाउन के दौरान जो भी सख्त निर्णय लिए गए, अंत में वो लोग समझेंगे इस बात को और समझ भी रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर ना समझ रहे होते तो आज मोदी जी का नाम पूरे विश्व में और हमारे देश हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में अगर नहीं देशों में ना होता, क्योंकि हमारी जनता समझ रही है कि उस वक्त फैसले थोड़े सख्त जरूर थे लेकिन उनका हमें फ़ायदा था। तो संजय भाटिया जी हमारे साथ थे। अगले सालों में क्या होने जा रहा है विस्तार से उन्होंने जानकारी दी और एक साल की उपलब्धियां जरूर उन्होंने निभाई। इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि हर आम आदमी तक, करनाल लोकसभा नहीं पूरे हरियाणा तक ये इंटरव्यू फैलना चाहिए। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, then come and join, fight and touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए। आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है, कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है, और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ जस्ट टेक योर डेस्टिनेशन। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने।